नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सुरक्षा पर। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आईटी वालों की, कोडर्स की या हैकर्स की दुनिया है, तो आज की बातचीत आपकी ये सोच बदलने वाली है। हाँ बिल्कुल। ये विषय अब तकनीक के तहखाने से निकलकर सीधा बोर्ड रूम की मेज तक पहुंच गया है और हर कर्मचारी की स्क्रीन तक। हमारे पास इस पर दो बहुत अच्छे स्रोत हैं। एक लेख है जो किसी भी कंपनी में साइबर सुरक्षा को लेकर जो नजरिया बदल रहा है उस पर गहराई से बात करता है। और दूसरा एक YouTube वीडियो का हिस्सा है जो आज की दुनिया में इसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। तो हमारा आज का मिशन है ये समझना कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की क्यों नहीं रही, और ये हम सबके लिए, चाहे हम किसी भी पद पर हों, क्यों इतनी जरूरी हो गई है। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि तहखाने से बोर्डरूम तक का जो सफर है वहीं इसकी पूरी कहानी है। सही। पहले साइबर सुरक्षा को एक जरूरी लेकिन उबाऊ काम माना जाता था, जैसे दफ्तर का ताला लगाना। हाँ, कि आईटी विभाग देख लेगा। बिल्कुल, आईटी वाले ये पक्का करते थे कि दरवाजा बंद है और बाकी सब आराम से काम करते थे। लेकिन अब सोचिए कि चोर सिर्फ दरवाजा तोड़ना नहीं जानता, वो आपके किसी कर्मचारी को दोस्त बनाकर दरवाजा खुलवाना भी जानता है। अच्छा। यही बदलाव आया है। जैसे जैसे हमारा कारोबार, हमारी बातचीत, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी इंटरनेट पर निर्भर होती जा रही है, तो सुरक्षा की ये जरूरत अब सिर्फ एक टेक्निकल अनिवार्यता नहीं, बल्कि बिजनेस चलाने की एक बुनियादी शर्त बन गई है। ये दोस्त बनाकर दरवाजा खुलवाने वाली बात बहुत सही लगी। चलिए इसी बदलाव पर थोड़ा और बात करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि पहले साइबर सुरक्षा को लेकर एक बहुत सीधी सादी सोच थी। बहुत बेसिक। हाँ, आईटी टीम कुछ फायरवॉल लगा देगी, एंटीवायरस डाल देगी और बस उनका काम खत्म। वो स्क्रीन के पीछे के लोग थे जिनका काम बाकी कंपनी को बाहरी खतरों से बचाना था। लेकिन ये सोच अब पूरी तरह से पुरानी क्यों हो गई है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आईटी के कमरे से निकलकर ये बात अब हर किसी के डेस्क पर आ गई है? इसकी वजह है खुद खतरों का विकास। ये समझना बहुत जरूरी है। पहले के जो साइबर खतरे थे वो ज्यादातर कुछ अकेले काम करने वाले हैकर्स या कुछ शरारती तत्व करते थे। हाँ, जिनका मकसद अपनी काबिलियत दिखाना होता था शायद। बिल्कुल। या थोड़ा बहुत पैसा कमाना। लेकिन लेख इस बात पर जोर देता है कि आज हम जिनसे लड़ रहे हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। अब ये संगठित आपराधिक गिरोह हैं, जैसे कोई डिजिटल माफिया। इनका पूरा कारोबार ही डेटा चोरी और फिरौती पर चलता है। और उससे भी एक कदम आगे है राष्ट्र प्रायोजित समूह। एक मिनट, जब आप राष्ट्र प्रायोजित समूह कहती हैं तो इसका क्या मतलब है? ये किसी अकेले हैकर से कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। जब हम राष्ट्र प्रायोजित समूह कहते हैं तो इसका मतलब है कि उनके पीछे एक देश की पूरी सैन्य और खुफिया ताकत है, पैसा है, तकनीक है। ओह, तो ये बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। बहुत बड़े लेवल की। उनका मकसद सिर्फ पैसा चुराना नहीं, बल्कि जासूसी करना, किसी कंपनी के राज चुराना या किसी देश के बिजली ग्रिड या बैंकिंग सिस्टम जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना भी हो सकता है। ये एक पूरी अलग लीग का खेल है। हाँ। और YouTube वीडियो भी इसी बात को दिखाता है कि आज के हमले जैसे हैकिंग, फिशिंग और मैलवेयर इतने शातिर और चालाकी भरे हो गए हैं कि पारंपरिक सुरक्षा दीवारें उन्हें रोक नहीं पाती हैं। असल में आज का सबसे बड़ा खतरा कोई जटिल वायरस नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद दिखने वाला ईमेल है। दुश्मन अब आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वो आपके ही किसी कर्मचारी से दरवाजा खुलवाता है। और यहीं से साझा जिम्मेदारी का आइडिया आता है ना? बिल्कुल। अगर दुश्मन आपके कर्मचारियों को निशाना बना रहा है तो आपके कर्मचारी ही आपकी पहली सुरक्षा पंक्ति भी हैं। लेख में एक बहुत दमदार बात कही गई है। सबसे नए कर्मचारी से लेकर CEO तक हर कोई साइबर खतरों के खिलाफ संगठन की रक्षा में एक भूमिका निभाता है। बिल्कुल। इसका सबसे आम उदाहरण है फिशिंग हमले। हम सबको ऐसे ईमेल आते हैं, रोज ही आते हैं। हाँ, आपका पार्सल अटका हुआ है, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके अपना इनाम पाएं। ये हमले तकनीक से ज्यादा इंसान के मनोविज्ञान पर वार करते हैं। डर, लालच या जल्दबाजी। मुझे तो कल ही एक ईमेल आया कि मेरा कोई सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, और सच कहूं तो एक पल के लिए मैं भी क्लिक करने ही वाली थी। हाँ, वो इतने असली लगते हैं कभी कभी। बहुत चालाक हो गए। तो एक अनजान कर्मचारी का एक गलत क्लिक पूरे संगठन को खतरे में डाल सकता है। और ये सिर्फ फिशिंग तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या तरीके हैं जिनसे कर्मचारी अनजाने में ये दरवाजा खोल देते हैं? कई तरीके हैं, जैसे पासवर्ड की स्वच्छता। पासवर्ड स्वच्छता। हाँ,
बहुत से लोग एक ही आसान सा पासवर्ड अपनी सभी वेबसाइटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके घर, गाड़ी, दफ्तर और तिजोरी सबकी एक ही चाबी हो। समझ गया। अगर एक चाबी चोरी हुई तो सब कुछ गया। सब गया। दूसरा है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल। हम कॉफी शॉप में बैठ के काम करना पसंद करते हैं ना? हाँ, बहुत। लेकिन असुरक्षित वाईफाई पर कंपनी के जरूरी दस्तावेज खोलना ऐसा है जैसे आप बाजार के बीच में अपनी गोपनीय फाइलें पढ़ रहे हो, जहां कोई भी आपके कंधे के ऊपर से झांक सकता है। और एक और चीज है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, भौतिक सुरक्षा। मतलब? अपना लैपटॉप दफ्तर में खुला छोड़कर चले जाना या अपनी पेन ड्राइव कहीं भी लगा देना, ये सब छोटी छोटी आदतें बड़े खतरों को न्योता देती हैं। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये सब ठीक हो सकता है? कई बार कर्मचारी इन ट्रेनिंग को बस एक खाना पूर्ति की तरह देखते हैं। असल में लोगों का व्यवहार कैसे बदला जाए? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर सांस्कृतिक बदलाव की बात आती है। ओके, ये सिर्फ साल में एक बार होने वाले ट्रेनिंग सेशन की बात नहीं है। ये साइबर सुरक्षा को रोजमर्रा के काम का हिस्सा बनाने की बात है। लेख में क्रॉस डिपार्टमेंटल सहयोग यानी अलग-अलग विभागों के तालमेल पर बहुत जोर दिया गया है। इसका कोई उदाहरण? सोचिए, जब कोई नया कर्मचारी आता है तो मानव संसाधन यानी एचआर विभाग उसे सिर्फ कंपनी की नीतियों के बारे में ही ना बताए, बल्कि ये भी समझाए कि डेटा की सुरक्षा कितनी जरूरी है। जब मार्केटिंग टीम कोई नया अभियान शुरू करती है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है। सही बात है। जब वित्त विभाग भुगतान करता है तो उन्हें दोहरी जांच करनी चाहिए कि वे किसी धोखाधड़ी वाले अनुरोध पर प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहे। जब हर विभाग इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी संगठन मजबूत बनेगा। ये एक टीम गेम बन जाता है। और जब टीमें मिलकर काम नहीं करती तो नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। लेख में 2017 के इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का जिक्र है। 14.7 करोड़ लोग। ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है, बहुत ज्यादा। क्या ये किसी एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती का नतीजा था, या ये वैसी ही छोटी छोटी चूकों का नतीजा था जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये असल में कई चूकों का नतीजा था। और इक्विफैक्स का मामला इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि दांव पर क्या लगा है। 14.7 करोड़ लोगों की निजी जानकारी, नाम, पते, सोशल सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ उजागर हो गया। बाप रे। अब जरा इसके असली असर के बारे में सोचिए। इसका मतलब है लाखों लोगों के लिए सालों तक पहचान की चोरी का खतरा, उनके नाम पर फर्जी लोन लिए जाने का डर, और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री का बर्बाद होना। बिल्कुल। ये सिर्फ डेटा का नुकसान नहीं था, ये लोगों के जीवन पर सीधा हमला था। और कंपनी के लिए इसके क्या परिणाम हुए, सिर्फ वित्तीय जुर्माने के अलावा? वित्तीय नुकसान तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान था भरोसे का। इक्विफैक्स एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही लोगों की वित्तीय जानकारी को संभालना है। जब वही कंपनी अपनी जानकारी नहीं बचा पाई तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल ही सवालों के घेरे में आ गया। सही। उनके स्टॉक की कीमत गिर गई, उनकी साख को सालों तक नुकसान पहुंचा। यूट्यूब वीडियो भी इसी बात पर प्रकाश डालता है कि नुकसान कई परतों में होता है। संवेदनशील जानकारी खोना, कंपनी का काम रुक जाना और भारी वित्तीय लागत। और एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है नियमों का पालन। मतलब कानूनी तौर पे? हाँ, वित्त और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में डेटा सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर आप उनका पालन नहीं करते तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। तो ये सिर्फ हैकर्स से बचने की लड़ाई नहीं है, ये कानूनी और वित्तीय रूप से जिंदा रहने की भी लड़ाई है। ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती है। तो सवाल उठता है कि इस सांस्कृतिक बदलाव और सहयोग की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या ये आईटी मैनेजर का काम है? नहीं, अब नहीं। लेख के मुताबिक इसका जवाब संगठन के शीर्ष नेतृत्व में है, यानी सीईओ और बोर्ड के सदस्य। बिल्कुल। उन्हें साइबर सुरक्षा को एक रणनीतिक प्राथमिकता के तौर पर देखना होगा। ये अब सिर्फ एक और खर्चा नहीं है, बल्कि बिजनेस में एक जरूरी निवेश है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक नई फैक्ट्री लगाने में या मार्केटिंग में करते हैं। बोर्ड के सदस्यों को अब सिर्फ तिमाही नतीजों पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि उन्हें ये भी पूछना होगा कि हमारा सबसे बड़ा साइबर खतरा क्या है और उससे निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है। जब नेतृत्व इस विषय को गंभीरता से लेता है तो इसका संदेश पूरी कंपनी में नीचे तक जाता है। वे बजट आवंटित करते हैं,
सही लोगों को काम पर रखते हैं और एक ऐसी संस्कृति बनाते हैं जहां सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। और जब हम निवेश की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ महंगे सॉफ्टवेयर और फैंसी तकनीक खरीदना है? लेख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और मशीन लर्निंग एमएल का भी जिक्र है। क्या ये कोई जादुई छड़ी है जो सब कुछ ठीक कर देंगी? ये एक आम गलतफहमी है। एआई और एमएल बहुत शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। वे क्या करते हैं? वे आपके नेटवर्क में हो रही करोड़ों गतिविधियों पर नजर रखते हैं और ऐसे असामान्य पैटर्न को पकड़ते हैं जिन्हें कोई इंसान कभी नहीं देख सकता। अच्छा। जैसे अगर आपका कोई कर्मचारी अचानक आधी रात को हजारों फाइलें डाउनलोड करने लगे तो एआई इसे तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन ये समाधान का सिर्फ एक हिस्सा है। ओके। YouTube वीडियो में उन बुनियादी चीजों पर भी जोर दिया गया है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मजबूत फायरवॉल, अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम। निवेश का मतलब है इन बुनियादी चीजों से लेकर उन्नत एआई तक हर स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करना। साथ ही नियमित रूप से ऑडिट और सुरक्षा जांच करवाना भी उतना ही जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आपकी सुरक्षा में कहां-कहां दरारें हैं। ये एक घर बनाने जैसा है। आपको मजबूत नींव भी चाहिए और एक आधुनिक अलार्म सिस्टम भी। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, साइबर सुरक्षा अब किसी एक विभाग की तकनीकी समस्या नहीं रही। बिल्कुल नहीं। ये पूरे संगठन के लिए एक रणनीतिक और सबसे बढ़कर एक सांस्कृतिक मुद्दा बन गई है। ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं बल्कि हर किसी की जिम्मेदारी है। हाँ, और उस बात को आगे बढ़ाएं तो ये एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तकनीक हर दिन बदल रही है और उसी के साथ खतरे भी नए नए रूप ले रहे हैं। ये एक तरह की अंतहीन दौड़ है। इसलिए चाहे हम एक व्यक्ति हो या एक बड़ा संगठन, हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, सीखते रहना होगा और खुद को और अपनी डेटा को बचाने के लिए लगातार अपने तरीकों को बेहतर बनाना होगा। सुरक्षा एक मंजिल नहीं, एक सफर है। यह एक बेहतरीन निष्कर्ष है और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकें। हमारे श्रोतों ने संगठन के भीतर हर किसी की भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन आज की दुनिया में क्या होता है जब हमारा काम और निजी जीवन एक ही डिवाइस पर इतने घुल मिल गए हैं? बहुत जरूरी सवाल है। हम अपने पर्सनल फोन पर ऑफिस की ईमेल चेक करते हैं और ऑफिस के लैपटॉप पर अपनी सोशल मीडिया देखते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि संगठनात्मक साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हमारे दफ्तर की चारदीवारी से निकलकर हमारे घरों तक और हमारी व्यक्तिगत डिजिटल आदतों तक भी फैल गई है? इस पर सोचिएगा।